कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में हमारे ये सेक्शन लास्ट तक कंप्लीट हो चुके थे। सेक्शन 230, 231, 233, 234 एंड 239। ये चैप्टर पूरा प्रोसीजरल चैप्टर है और मेनली आपको प्रोसीजर याद रखनी है। सबसे पहले सेक्शन 230 है, डील विद द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विथ एनसीएलटी अप्रूवल। अगर कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाहती है अपने मेंबर के साथ या अपने क्रेडिटर लोगों के साथ या एनी क्लासेस ऑफ देम के साथ, तो सबसे पहले या कंपनी या फिर क्रेडिटर या फिर मेंबर या फिर लिक्विडेटर, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चले गई है, इन चार में से कोई भी एक पर्सन एनसीएलटी को एप्लीकेशन देगा इन द फॉर्म नंबर एनसीएलटी 1 में, और उस एप्लीकेशन में वो फुल फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे उस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के बारे में, इंक्लूडिंग लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लेटेस्ट ऑडिटर रिपोर्ट, पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और अगर उस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट क्रेडिटर के साथ हो रहा है सीडीआर, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो 75% वैल्यू ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट मिल चुकी है, यह भी ट्रिब्यूनल को बताया जाएगा। उसके बाद एनसीएलटी अगर एप्लीकेशन एडमिट कर लेती है तो वो ऑर्डर दे देगी मीटिंग रखने की आपको, मेंबर की और क्रेडिटर की, और पूरा एनसीएलटी के कंट्रोल में मीटिंग होगी। मतलब एनसीएलटी ये बताएगी मीटिंग कैसे होगी, कहां पर होगी, किस प्लेस में होगी, ये सभी डिटेल। लेकिन एक केस में एनसीएलटी मीटिंग रखने की रिक्वायरमेंट को वेव कर सकती है, अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कंपनी का क्रेडिटर के साथ हो रहा है और 90% वैल्यू ऑफ क्रेडिटर ऑलरेडी कंपनी एफिडेविट में ट्रिब्यूनल को कंफर्मेशन दे दिए कि हमको इस स्कीम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ट्रिब्यूनल इस मीटिंग की रिक्वायरमेंट को वेव कर सकती है और डायरेक्टली स्कीम को सैंक्शन कर सकती है। और अगर ट्रिब्यूनल ने मीटिंग का ऑर्डर दे दिया तो कंपनी अब नोटिस भेजेगी मीटिंग के लिए हर मेंबर और हर क्रेडिटर को कम से कम 1 महीने पहले मीटिंग से इंडिविजुअली। प्लस कंपनी नोटिस की कॉपी 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी करेगी, इंग्लिश लैंग्वेज और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में। तीसरा, कंपनी नोटिस की कॉपी वेबसाइट में भी प्लेस करेगी अगर है तो। चौथा, कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो नोटिस की कॉपी स्टॉक एक्सचेंज प्लस सेबी को भी देगी, और प्लस कंपनी नोटिस की कॉपी रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी, आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सब को भी नोटिस की कॉपी देगी और इनसे इनवाइट करेगी कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में, और इनको राइट रहेगा 30 दिन के अंदर वो ट्रिब्यूनल के पास अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर इन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि इनको कोई उस स्कीम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्लस उस स्कीम के अगेंस्ट में मेंबर लोग जिनके पास 10% शेयर होल्डिंग है, इन लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, और क्रेडिटर जिनके पास 5% होल्डिंग ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट्स, इन लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके बाद मीटिंग की डेट आ गई और उस मीटिंग की डेट में अगर मेजोरिटी नंबर और प्लस उनके पास 3/4 इन वैल्यू अगर हैं, इतने लोग जो मेंबर प्रेजेंट और वोट किए थे, इतने लोग अगर एग्री हो गए, स्कीम के फेवर में वोट दे दिए और ट्रिब्यूनल भी सेटिस्फाई हो गई, तो ट्रिब्यूनल उस स्कीम को सैंक्शन कर देगी, अप्रूव कर देगी। और एक बार ट्रिब्यूनल ने सैंक्शन कर दिया तो ये स्कीम सभी पर बाइंडिंग हो जाएगी, ऑल द मेंबर, ऑल द क्रिएटर एंड द कंपनी इटसेल्फ। ट्रिब्यूनल जब स्कीम सैंक्शन करेगी तो ऑर्डर में कुछ एडिशनल ऑर्डर भी दे सकती है। पहला, अगर उस स्कीम में प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन हो रहा है इक्विटी शेयर में, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकती है कि जो डिविडेंड पेंडिंग है पेमेंट करना, उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑप्शन रहेगा या तो वो कैश ले ले या इक्वावेलेंट अमाउंट के इक्विटी शेयर ले ले। दूसरा, प्रोटेक्शन, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो इनके लिए प्रोटेक्शन, अदर क्रेडिटर लोगों के लिए ट्रिब्यूनल प्रोटेक्शन का ऑर्डर देगी। तीसरा, अगर वेरिएशन हो रहा है शेयर होल्डर के राइट में तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी सेक्शन 48 का कंप्लायंस किया जाए। और फोर्थ वन इज द कि अगर डिसेंटिंग कुछ लोग अगर उस स्कीम से डिसएग्री है शेयर होल्डर, तो उन्हें एग्जिट ऑफर दिया जाए। ट्रिब्यूनल स्कीम तभी सैंक्शन करेगी जब कंपनी का ऑडिटर जो सीए रहेगा वो एक सर्टिफिकेट देगा कि उस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में जो प्रपोज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, जो बुक्स में अकाउंटिंग होगी, वो इन कंप्लायंस है विथ एएस। ये सर्टिफिकेट देगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंसिस्टेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
उसके बाद ही ट्रिब्यूनल उस स्कीम को सैंक्शन करेगी और फाइनली ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी आरओसी को फाइल कर देंगे 30 दिन के अंदर। ये हो गया सेक्शन 230। उसके बाद 231 ट्रिब्यूनल स्कीम अप्रूव होने के बाद भी ट्रिब्यूनल को पावर रहेंगे, 4 पावर कीवर्ड से याद रखना कि ट्रिब्यूनल नेसेसरी कंपनी को डायरेक्शन दे सकती है उस स्कीम को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। ट्रिब्यूनल उस स्कीम का सुपरविजन कर सकती है, ट्रिब्यूनल उस स्कीम के टर्म्स में मॉडिफिकेशन कर सकती है, और अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि कंपनी अपने क्रेडिटर को पे नहीं कर पाएगी तो ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दे सकती है। 233 इज द फास्ट ट्रैक प्रोसीजर फॉर अमालगमेशन एंड मर्जर। ये सेक्शन ऑप्शन देता है कुछ कंपनियों को कि वो बिना ट्रिब्यूनल के पास गए अमालगमेट मर्जर हो सकती है, और वो 4 कंपनियां हैं। पहला कि होल्डिंग और वोली ओन सब्सिडरी के बीच में अगर अमालगमेशन मर्जर होना है, दूसरा 2 स्मॉल कंपनी के बीच में अमालगमेशन मर्जर होना है, 2 स्टार्टअप कंपनी के बीच में अमालगमेशन मर्जर होना है, और स्मॉल एंड स्टार्टअप के बीच में अगर अमालगमेशन मर्जर होना है तो इस केस में कंपनी इस सेक्शन का यूज कर सकती है फास्ट ट्रैक का, और कंपनी बिना ट्रिब्यूनल के पास गए अमालगमेट हो सकती है। इसके लिए प्रोसीजर दी गई कि दोनों कंपनियां जो है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन लोग एक स्कीम अप्रूव करेंगे, प्रपोज करेंगे ऑफ अमालगमेशन मर्जर की, और दोनों कंपनियां अपने अपने आरओसी और अपने ऑफिशियल लिक्विडेटर को फाइल कर देंगे इनवाइटिंग द सजेशन ऑब्जेक्शन विद इन 30 डेज, और इनसे ऑब्जेक्शन सजेशन मिलने के बाद कंपनी अब जर्नल मीटिंग में उस सजेशन को कंसीडर करने बाद शेयर होल्डर से अप्रूवल लेगी। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर नंबर ऑफ शेयर्स है उसका 90% जो है वो एग्री होने चाहिए। उसके बाद कंपनी एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करेगी आरओसी को, और क्रेडिटर की मीटिंग रखेगी, और क्रेडिटर की मीटिंग में भी 90% वैल्यू ऑफ क्रेडिटर उस स्कीम को अप्रूव करेंगे। उसके बाद फिर फाइनली कंपनी उस स्कीम की कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लस आरओसी को प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर को फाइल कर देगी, और दोनों को राइट है कि दोनों अपना रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन रख सकते हैं विद इन 30 डेज के अंदर अबाउट द अगेंस्ट द सच स्कीम ऑफ अमालगमेशन मर्जर। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर करेगी, अगर उसे लगता है कि स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्कीम को अप्रूव कर देगी। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट सेक्शन किया था 234 विथ रिस्पेक्ट टू एक इंडियन कंपनी अगर अमालगमेट होना चाहती है विद फॉरेन कंपनी के साथ, और वाइस वर्सा अगर एक फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ अमालगमेट मर्जर होना चाहती है, तो इस केस में ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा 243 to 234, और जिसमें लिखा गया कि कोई भी इंडियन फॉरेन से अमालगमेट होना चाहती है या फॉरेन इंडियन के साथ तो आरबीआई से पहले प्रायर अप्रूवल लेना है, और प्लस फिर एनसीएलटी को एप्लीकेशन देना है अंडर सेक्शन 230 एंड 232 में, और उसके बाद आप अमालगमेट हो सकते हैं अगर एनसीएलटी ने आपकी स्कीम को अप्रूव कर दिया। और उसके बाद लास्ट सेक्शन मैंने एक करवाया था जो इस एग्जाम में आया था दिसंबर 25 में, 239 बुक्स ऑफ अकाउंट। ए लिमिटेड मर्ज हो गई है बी लिमिटेड साथ, ए लिमिटेड खत्म हो गई, बंद हो गई, वाइंड अप हो गई। अब तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या किया जाएगा, जो इसकी अभी तक की बुक्स थी, तो लॉ बोलता है ये अगर इसकी बुक्स को आपको इस कंपनी को अगर खत्म करना है डिस्पोज ऑफ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेनी हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देने से पहले हो सकता है एक पर्सन अपॉइंट करे, कॉम्पिटेंट पर्सन, जो यहाँ की बुक्स को चेक करेगा, पुरानी बुक्स को, और देखेगा कोई ऑफेंस तो नहीं हुआ है विथ रिगार्ड टू इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अमालगमेशन से रिलेटेड कोई ऑफेंस तो नहीं हुआ है। उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी बुक्स को डिस्पोज ऑफ करने।